हेलो बच्चों, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पर आप लोगों को शुरू कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड। इसका आज हम क्या देखेंगे? इसका हम सार देखेंगे इस चैप्टर का, बेसिकली कि इस चैप्टर में हमें पहले पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मुझे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का पॉइंट है वो क्या है? वो है अमल एव, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, याद रखना, अमल और क्षारक, ताकि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना क्या क्या है। अमल और क्षारक, अमल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले तो हम जितने भी अमल और क्षारक हैं उनके गुण धर्म के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़नी है? इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट मुझे देखने को मिलेंगे, जो भी होंगे, वो उनका पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? वो है अमल एवं क्षारक धातु के, अमल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, या कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है? तीसरे की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, यहाँ सामने बुक ओपन की हुई है, उसी के अंदर सारे टॉपिक्स हैं। तीसरा पढ़ना है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अमल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, कैसे अभिक्रिया करती है। तीसरा टॉपिक ये हो गया, कैसे अभिक्रिया करते हैं। चौथे टॉपिक पे चलते हैं। चौथे टॉपिक पे, फोर्थ टॉपिक की अगर मैं यहां पर बात करूं, है ना, अगर मैं यहां पर 4 टॉपिक की बात करूं तो नंबर 4 टॉपिक देख लेते हैं। 4 टॉपिक क्या है? अमल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अमल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में चलूं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अगर मैं यहां पर बात करूं अमल के साथ, 5th टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? अम्लों के साथ, क्या टॉपिक है? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक, ये हो गया इसका टॉपिक नंबर 5। अगर मैं 6 की बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक 6 की बात करूं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया बताते हैं। सेम ही है टॉपिक 6, अमल है नहीं, अब क्षारक है, दोबारा लिख दो क्षारक। ठीक है, क्षारक के साथ क्या कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड की क्या बता रहे हैं? अभिक्रिया बता रहे हैं। एक, जब भी साइंस का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं 10th क्लास, उसका सबसे पहला रूल यही होता है कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है ये देखें, सबसे पहला रूल। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही क्लियर नहीं होगा कि चैप्टर के अंदर है क्या क्या, तो हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि चैप्टर बेस्ड किस पर है। ठीक है,
तो आप भी अपनी कॉपी के आगे एक आपने क्या बनाना है, जब भी चैप्टर के नोट्स बनाने शुरू करने हैं जो एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए काम आते हैं, तो सबसे पहले आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही लिखना है। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज आती है, इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं चैप्टर के टॉपिक्स, कि कितने टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर, और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कौन से रेलिवेंट हैं, कौन से रेलिवेंट नहीं है, ये भी चीज बहुत जरूरी होती है जाननी। ठीक है, ये भी चीज बहुत जरूरी होती है कि क्या सारे ही पढ़ने होते हैं, वो एग्जाम टाइम की एक्सरसाइज होती है। सभी अम्लों या क्षारकों में क्या समानताएं हैं, 7 टॉपिक ये है, सभी अम्लों तथा क्षारकों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 की मैं बात करती हूं यहां पर। अगर मैं 8 की बात करूं तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, का क्या होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की, मैं सब पढ़ाऊंगी भी, इंट्रोडक्शन भी दूंगी। ठीक है, पहले पढ़ाऊंगी फिर समझाऊंगी, फिर इसके शॉर्ट पॉइंट भी क्रिएट कराऊंगी। उसके बाद अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, टॉपिक नंबर 9। एक बार मेरे तरीके से साइंस को पढ़ के देखना, साइंस का पेपर सबसे ज्यादा इजी लगेगा। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई, कितने प्रबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, चलो भाई चलो, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है टॉपिक नंबर 10। वो क्या है, टॉपिक नंबर 10 जो है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि पीएच का क्या महत्व है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, टॉपिक नंबर 11। पीएच का महत्व के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम यहाँ अपने यहाँ बगीचा वगैरह जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं उसकी मिट्टी का पीएच लेवल की जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। आपके बगीचे, ठीक है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच लेवल, मिट्टी का पीएच क्या है। जैसे दांतों का पीएच लेवल होता है, मुंह का पीएच लेवल होता है, हर किसी चीज का पीएच लेवल होता है। देखो आ गया ना यहाँ पर मेरी बात। अब पीएच लेवल के अंदर ही ये टॉपिक है, इसको 11 नंबर ना देकर ये हो गया मिट्टी का पीएच लेवल। इसी के बाद इसका दे सकते हो यहाँ पर पाचन, पाचन तंत्र का पीएच लेवल। उसके बाद आ गया यहाँ पर दंत क्षय, दंत क्षय का पीएच लेवल। ठीक है, पाचन का पीएच लेवल और उसके बाद आ गया दंत क्षय का पीएच लेवल। ठीक है, दांतों का पीएच लेवल और दंत क्षय का पीएच लेवल, ये चीज आ गई। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, हर किसी का पीएच लेवल पता होना चाहिए। फिर पशुओं एवं पौधों द्वारा, आपको टॉपिक नंबर 11, टॉपिक नंबर 11 इसको देते हैं, क्या देंगे, अब देंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा, में आत्मरक्षा। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, नेक्स्ट है यहां पर लवण के संबंध में जानकारी, टॉपिक नंबर 12, लवण के संबंध में जानकारी। ठीक,
लवण के संबंध में जानकारी क्या है वो। अब उसके लिए लवण का परिवार, लवणों का पीएच, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका परिवार। ठीक है, इसी के बाद इसी में टॉपिक है, क्या बोलते हैं इनके बारे में, परिवार के बाद, परिवार से पहले एक टॉपिक और था, हाँ, इनका पीएच। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है इसी का, वो साधारण नमक में नमक से रसायन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 क्या है, टॉपिक नंबर 13 बोलता है साधारण नमक। साधारण नमक मतलब कि रसायनों के कच्चे पदार्थ, के कच्चे पदार्थ, ये चीज आ गई। अब कच्चे पदार्थ में क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कच्चे पदार्थ में क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है। छोड़ो, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 14 वो किसकी बात करता है, वो बात करता है विरंजक चूर्ण की। ठीक, विरंजक चूर्ण की बात करता है। उसके बाद इसका उपयोग आ जाएगा, फिर आता है बेकिंग सोडा और फिर उसके उपयोग। ठीक है, एक 15 टॉपिक आएगी, इसके उपयोग आ जाएंगे साथ के साथ। फिर आ जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और फिर आ जाएंगे उसके उपयोग। ठीक है जी, बेकिंग सोडा फिर उसके उपयोग, और उसके बाद धोने का सोडा। क्या आ जाएगा, धोने का सोडा, और उसके साथ क्या आ जाएंगे, उसके उपयोग। ठीक है जी, धोने का सोडा और उसके साथ मुझे क्या मिलेंगे, उसके उपयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसकी टॉपिक्स हैं, अभी जो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धोने के सोडे का। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 क्या बोलता है यहाँ पे, टॉपिक नंबर 17 बोलता है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं चलूं यहां पर तो क्या है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉपिक नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉपिक नंबर 18 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हिंदी मीडियम के साइंस के बच्चे हैं उनको वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसमें सबसे ज्यादा ये देखना होता है कि हम उसको क्या करें, उनके टॉपिक को आइडेंटिफाई कर ले कि हमारे पास हमें कितने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब तक जो चीज मेरे पास निकल के आई है, तो मेरे को इस चैप्टर में पूरे 18 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 18 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलो फिर इंट्रोडक्शन के साथ आज कितने टॉपिक हम क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या दिखाई देता है, किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, वो सब तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में मैं अगर बात करूं तो मैं बात करूंगी यहाँ पर अमल की परिभाषा। किसकी बात करूंगी यहाँ पर, अमल की परिभाषा। क्या होती है अमल की परिभाषा, क्या होते हैं अमल। अमल को अंग्रेजी भाषा में अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, एसिड्स बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, सब बेकार की बात है, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है इसका, खट्टा। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खट्टा। अमल माने खट्टा। ठीक है, खट्टा, इसको क्या कह सकते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अब मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं
कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है जी। अब मैम इसका कोई एग्जाम्पल क्या? नींबू। ठीक है, नींबू ले सकते हो आप। और क्या लेना चाहोगे बताओ? नींबू हो गया। अब उसके बाद जो भी टेस्ट में आपको खट्टा लगता है, जैसे इमली है ना, और भी चीजें हैं। स्वाद में कैसी होनी चाहिए? स्वाद में होनी चाहिए खट्टी, जिसको खा के लगे कि हाँ कुछ बात है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, अगर जब भी हम गुणों की बात करते हैं 10th क्लास, ध्यान से सुनना, जब भी हम गुणों की बात करते हैं तो गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। मैडम भौतिक गुण, रासायनिक गुण, क्या बोल रहे हो आप? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। भौतिक गुण मतलब जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो छोड़ो, मेरे एग्जाम्पल थोड़े वैसे हो जाते हैं। अब भौतिक गुण की बात करें तो क्या होगा? स्वाद में खट्टा है, स्वाद में खट्टा है। दूसरा गुण क्या देते हैं यहाँ पर? रंग बदलता है। ठीक है, रंग बदलता है किसके द्वारा? लिटमस पेपर के द्वारा। उसके बाद क्या होता है? जलीय विलयन में जलीय विलयन का मित्र होता है। क्या होता है? जलीय विलयन का मित्र होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण वो होता है जब हम भौतिक गुणों को मिला देते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो धातु की अभिक्रिया होती है, जैसे कोई धातु की अभिक्रिया हो गई, धातु अभिक्रिया। उसके बाद गैस निष्कासन, गैस निष्कासन। ठीक है, गैस निष्कासन। और क्या होता है? अभिक्रिया कर लवण और जल बनना। अभिक्रिया से लवण और जल बनना। अब चलो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अभिक्रिया से जल बनने की बात करी। मान लो मेरे पास कोई ठोस चीज है और वो मैंने जमा दी। ठीक है, जमा दी। अब मैंने उसको क्या करा? हीट दी। हीट देने के बाद वो किस में? जल में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारी रासायनिक गुण। अब ये कितने अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्षारक के कौन कौन से, मतलब सॉरी, अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा अम्ल के प्रकार, या इसको आप क्या बोल सकते हो? स्रोत भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्रोत भी बोल सकते हो। नींबू। अब देखो एक बात बताने वाली है। अभी इस क्लास में अगर ये बता दिया जाए कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो नींबू के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल कह दो, चलो सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? टमाटर। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार है ना, तो टमाटर, इसके लिए होता है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। और एक एग्जाम्पल की बात लूं, अगर बहुत ज्यादा अगर कोई चीज पसंद आती है, इमली। इमली तो मेरे को लगता है हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद है इमली। तो इमली का जो होता है वो क्या होता है? इमली का होता है टेट्रिक अम्ल। ठीक है, और भी कई तरह के अम्ल जो हैं वो हमें क्या है? देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार। किसकी बात करते हैं? अम्ल के प्रकार। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं कि अम्ल के प्रकार, ये तो हो गए स्रोत।
ठीक है, कि किस किस कौन कौन से अमल की चीजें होती है, चीजें भी कह सकते हो। अब अगला टॉपिक जो मेरे पास आता है वो आता है अम्लों के प्रकार। ठीक है, अम्लों के प्रकार। तो नंबर 1 कौन सा प्रकार है? नंबर 1 है प्रबल अम्ल। क्या होते हैं इनके बारे में भी बताओ। प्रबल अम्ल। अगर दूसरे की बात करूं तो कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है? साद्र अम्ल। कौन सा होता है? साद्र अम्ल। चौथे की मैं बात करूं तो कौन सा होता है? तनु अम्ल। कौन सा होता है? तनु अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, साद्र अम्ल, तनु अम्ल। मैडम क्या हिंदी में ही पढ़ाओगे? नहीं, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। अब यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रबल अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। देखो, अगर मैं इनकी बात करूं, वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। अब इस पूरी तरह से घुल जाने को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं आयनित। क्या बोलते हैं? आयनित। जो भी चीज अगर पानी में पूर्णतया घुल जाती है, ठीक है, कोई भी चीज अगर पानी में पूर्णतया घुल जाती है तो उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं आयनित। इट्स मीन फुल्ली डिसॉल्व्ड। ठीक है, ये चीज आयनित। और सल्फ, इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो प्रबल अम्ल का क्या एग्जाम्पल लोगे? प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है सबसे पहले यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल। एक एक एग्जाम्पल दे दूंगी सबको, ठीक है? एक मिनट। सल्फ्यूरिक क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या जाता है इसका? H2SO4। हाँ, H2SO4, क्योंकि सल्फर भी है और फ्यूरिक भी है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, तीनों तरह की चीजें हैं। H2SO4 पानी के अंदर घुल रही है। बिल्कुल ठीक हूं या गलत हूं मैं? आई एम एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्लों, प्रबल अम्ल और क्या होते हैं, तत्व कैसे इसके अंदर विखंडित होते हैं, त्याग करते हैं, उच्च क्षमता होती है, इसके बारे में ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर चलो प्रबल अम्ल को ही डिस्क्राइब कर दूं तो आज मैं प्रबल अम्ल तक पढ़ा दूंगी, इंट्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है, क्या है? प्रबल अम्ल में प्रोटीन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात प्रबल अम्ल संघटक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो आयन, उसके अंदर जो भी आयन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो भी आयन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने साथ प्लस का साइन लेके रखते हैं, मतलब उनके अंदर क्षमता होती है किसी भी चीज को अपने अंदर ऐड ऑन करने की। ठीक है, किसी भी चीज को अपने अंदर ऐड ऑन करने की और संघटक तत्वों के आयनों को विखंडित कर देते हैं। और जो भी आयन्स जुड़ते हैं उसको विखंडित करने की भी क्षमता होती है माय डियर 10th क्लास, उसको विखंडित करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, उसको अलग भी करेंगे। मान लो आपने किसी को दिया हाइड्रोजन और किसी को दिया सल्फर, उसको उसने मिलाया और बाद में फिर उसको अलग कर दिया, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी हमारी यहाँ पर दुर्बल अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, और भी आगे डिटेल में करते चले जाएंगे। बट आज के लिए जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई है इसको ध्यान से देखना, एक कॉपी बना लो, जो जो नोट्स यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे वही आप रिटर्न कर लो। बहुत बढ़िया से साइंस की तैयारी हो जाएगी 10th क्लास। ठीक है, और लास्ट में वही बेल आइकन को प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। 10th क्लास की मैथ्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी है, आपको जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और अपनी क्लास को देख लेना है। ठीक है, ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।